बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ धनपत नाम का एक बेहद लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता और उनसे मनमाना लगान वसूलता था। गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और हमें देखो, हम बस इन्हें आदेश देते हैं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है। ये किसान हमारे आगे जी हुजूरी अगले दिन रामू नाम का एक किसान खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, सेठ साहब से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। रामू उस खेत पर दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है। रामू गेहूं की फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी फसल सेठ साहब भी ले जाएंगे तो भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। रामू के उगाए हुए फसलों की खबर सेठ धनपत के कानों तक पहुंचती है। ये आपको पता है क्या, आज रामू अपनी फसलों की कटाई कर रहा है। इस साल रामू ने खेत में बहुत अच्छी फसल उगाई है। उसकी फसल तो बहुत अच्छी लहरा रही थी। अब रामू ने उसकी कटाई करनी शुरू कर दी है। अरे सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि रामू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे रामू, फसल तैयार हो गई है। अरे इस बार तो ये फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई। इन्हीं अच्छी फसल उगाने के लिए इस बार मैंने इस खेत में अपना जी जान, खून पसीना सब लगा दिया है। मैंने दिन रात इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी। अरे भाई, तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है जो इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो मगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसी होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल रामू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल। मुझे जल्दी जाना है, मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर सेठ रामू से सारी अच्छी गेहूं की फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल रामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर रामू मायूस हो जाता है। हे भगवान, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद रामू का बेटा गोपाल, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? बेटा, इस गांव में गरीब किसानों की यही किस्मत है। सेठ धनपत जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फल सेठ धनपत जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं।
किसानों की ये स्थिति सुनकर गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ। यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और इस लालची सेठ को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अरे गोपाल, तुम यहाँ? कहो क्या बात है? मालिक, अब से पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है? अब तुम खेती करोगे? क्या तुम अभी बच्चे हो? तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है? तुम पढ़े लिखे लड़के हो, खेती नहीं कर पाओगे? नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। यह तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता रामू हर साल गेहूं ही लगाता है, तो यह भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा गोपाल, सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। तुम जो अगले दिन से गोपाल खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। गोपाल ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई। कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। अब गोपाल खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ धनपत गोपाल के पास आता है। अरे गोपाल, शर्त तो याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। हाँ मालिक, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार आलू की फसल लगा देता हूँ। अरे मैं क्या करूँगा इस घास को लेकर, जबकि सारे आलू तो तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है मालिक, आप ही ने शर्त बताई थी और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह गोपाल ने अपनी चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया। घास फूस सेठ के हिस्से छोड़ आया। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और यह गोपाल का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे, अगली बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद गोपाल दोबारा सेठ के घर जाता है। कहो गोपाल, क्या चाहिए तुम्हें? कैसे हैं मालिक? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी सुन लो लड़के। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी लड़के। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। गोपाल सेठ से बात करने के बाद अपने घर आ जाता है। इस बार भी गोपाल दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। गोपाल इस बार गेहूं लगाता है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी लग रही है। मजा आ गया। आने दो उस लालची सेठ को, तब मजा चखाता हूँ उसको। कुछ दिन के बाद सेठ धनपत गोपाल के पास आता है। जैसे ही सेठ गोपाल के खेत के पास पहुंचा, गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे यह क्या? इस गोपाल ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला।
प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के अनुसार इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से गोपाल ने दोबारा सेठ धनपत को मूर्ख बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी से लड़के का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो करमचंद, मैं तो उसे बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि सेठ धनपत क्या चीज है। गोपाल सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा गोपाल ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। गोपाल और उसका पिता रामू दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो आज उस लालची सेठ के पास दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ और देखता हूँ इस बार वो सेठ शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर गोपाल उस सेठ के पास ठेके पर जमीन के लिए दोबारा जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ धनपत हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती है। मालिक, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रखो गोपाल। तुम ये क्या बोल रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वह बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पे चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बात मानकर गोपाल अपने घर चला जाता है और इस बार वह गन्ने की फसल लगाता है। अब गोपाल बेटा, इस बार खेती में कौन सी फसल लगाई है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। पिताजी, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और करमचंद दोनों गोपाल के पास आने लगे। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और करमचंद दोनों गोपाल के पास आने लगे। मालिक, इस बार गोपाल का तो दिमाग ही चकरा जाएगा। इस बार आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का भी हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तूने बिल्कुल सही कहा करमचंद। इस बार मैंने अपने दिमाग का 400% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अब देखता हूँ वो गोपाल का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुँच जाते हैं और जैसे ही वह खेत के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इस बार गोपाल ने गन्ने की खेती की। ये गोपाल तो आपका भी बाप निकला। देखिए जरा, इसने इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए मालिक, कैसे हैं आप? दोनों आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा मालिक? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप हैं। बाप, ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ करमचंद, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है।
शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने इन भोले भाले किसानों को बहुत ठगा। आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़के ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसीलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सभी किसान की मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब उनको वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए। ना ही वह कभी अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह दिन रात अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तकलीफ़ देना या इनके साथ बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इनका हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। आप इनको इनकी ज़मीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह गोपाल अपनी मेहनत और होशियारी से लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आता है। सेठ धनपत ने वहां के सभी किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी सेठ ने किसी भी गरीब किसान का हक नहीं मारा।